धरती का पहला जीव था यूनिसेल्यूलर, जो आज से करीब 3 बिलियन साल पहले अस्तित्व में आया था। इसके बाद आया मल्टी सेल्यूलर जीव, जो था एक सी स्पंज, मगर ये आया था 600 मिलियन साल पहले। मगर सवाल ये है कि इतने लंबे टाइम पीरियड में कई सारे ऐसे जीव होने चाहिए थे जो यूनिसेल्यूलर से मल्टी सेल्यूलर के बीच के अंतर को दिखाते। मगर अफसोस, इन जीवों के बीच में कोई दूसरा जीव है ही नहीं। और इतना ही नहीं, 21वीं सदी की एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद आज तक ऐसा कोई जीव नहीं मिला है जो इस गैप को परफेक्टली फिल कर सके। यकीन मानिए, यह धरती के जीवों के इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि जियोलॉजिकल स्केल से एक बड़ा हिस्सा गायब है। यह इतना बड़ा है कि अगर धरती के जियोलॉजिकल लेयर से कंपेयर किया जाए तो माउंट एवरेस्ट जितने लंबे साइज का हिस्सा पृथ्वी से गायब है। मगर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों, और उनके बीच के जीव कैसे थे? जीवों का इतना बड़ा हिस्सा कहां गया? आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया। इसे जानने के लिए आपको इतिहास में लौटना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी से। नहीं, यह धरती की शुरुआत नहीं थी। दरअसल 17वीं सदी में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कई वैज्ञानिक कर रहे थे कि आखिर हमारी धरती की असली उम्र क्या है। ये वही दौर था जिस वक्त लोग चर्च और धार्मिक पुस्तकों पर यकीन करते थे। तभी आयरलैंड के चर्च के हेड आर्क बिशप जेम्स अशर ने बाइबल में लिखे इवेंट्स के अकॉर्डिंग धरती की उम्र को 6000 साल बताया। क्या? जी हाँ, 6000 साल। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया, यह डेट रिलीजियस इवेंट्स के आधार पर कैलकुलेट की गई थी, इसलिए लोगों ने आंख बंद करके इस पर यकीन भी कर लिया, क्योंकि बाइबल में लिखी बात आखिर गलत कैसे हो सकती है, ऐसा उस वक्त के लोगों को लगता था। यही कारण था कि लाखों लोग इसे सच मान रहे थे। मगर उसी भीड़ में एक ऐसा इंसान था जिससे यह उम्र गलत लग रही थी। उनका नाम था जेम्स हटन। जेम्स हटन की बात करें तो यह मॉडर्न जियोलॉजी की नींव रखने वाले स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट थे। जेम्स का कहना था कि धरती की उम्र 6000 साल हो ही नहीं सकती, क्योंकि धरती पर कई ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिन्हें बनने में हजारों साल लग जाते हैं। तो धरती की उम्र आखिर 6000 साल कैसे हो सकती है? लेकिन यह सीधे सीधे चर्च की खिलाफत थी, इसलिए लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया। उस वक्त ऐसा ही होता था। इसका जीता जागता उदाहरण गैलीलियो के रूप में हमारे पास मौजूद है। गैलीलियो के साथ क्या हुआ था, अगर आप ये कहानी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। भले ही जेम्स हटन का बहिष्कार हो गया, लेकिन क्यूरियोसिटी तो लोगों के बीच आ ही गई थी। साथ ही बहिष्कार के बावजूद भी हटन को अपनी थ्योरी पर पूरा यकीन था, और आखिरकार पूरे सबूत देकर उन्होंने अपनी थ्योरी को साबित भी कर दिया। असल में इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने मिट्टी के अलग अलग सैंपल्स को स्टडी किया। मिट्टी की स्टडी के दौरान उन्होंने नोटिस किया कि एटमॉस्फेयर और पानी के कंटिन्यूअस इंटरेक्शन की वजह से पत्थर धीरे धीरे टूट जाते हैं और मिट्टी में बदल जाते हैं। इसके बाद वही मिट्टी एक दूसरे पर लेयर बाय लेयर जमा होती जाती है और प्रेशर की वजह से वह वापस पत्थर में बदल जाती है। यह पूरी प्रक्रिया बेहद स्लो और टाइम कंज्यूमिंग होती है। ये एक साइकिल बना हुआ था। इस पूरी साइकिल से हटन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कवर की। इसके बाद उन्होंने लोगों को बताया कि अलग अलग टाइम पर बनी मिट्टी की लेयर्स ही हमें उस पर्टिकुलर समय की कहानी बता सकती हैं। और इससे साबित हुआ कि हटन का पहले से जो मानना था कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बनने में हजारों साल लग सकते हैं, यह बात पूरी तरह से सही निकली। और आखिरकार उन्होंने अपनी थ्योरी को पब्लिक कर ही दिया। देखते ही देखते दुनिया के ब्रिलियंट माइंड्स को पहली बार पता चला कि धरती पर मौजूद सॉइल एक जैसी नहीं है, बल्कि इसके अंदर अलग अलग लेयर्स की सूरत मौजूद है, और हर सॉइल लेयर धरती के किसी खास पीरियड की कहानी को बयां करती है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी बुक शेल्फ में बुक्स रखी रहती हैं, एक के ऊपर एक, बट अलग अलग किताबें होती हैं। जैसे जैसे अलग अलग किताबों से हमें अलग जानकारी मिलती है, वैसे ही इन लेयर्स की स्टडी करने के बाद हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में पता चलता है। इसलिए उस दौर के रिसर्चर्स ने धरती के इतिहास को जानने के लिए मिट्टी की परतों को स्टडी करना शुरू किया और फिर बनाया उसका मैप, जिसे कहा गया जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ। इसके बारे में कई सारे रिजल्ट्स और रिसर्च सामने आए। लेकिन कुछ सालों के बाद एक और जियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। एक्चुअली उन्होंने देखा कि अर्थ की इस लाइब्रेरी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर गायब है, और ये वही लेयर थी जिसमें इस प्रोसेस का ज्ञान था कि एक यूनिसेल्यूलर जीव मल्टी सेल्यूलर जीव में कैसे बदल गया। यकीन मानिए, यह साइंस की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वैसे इस पर कई प्रेडिक्शन है, लेकिन कोई भी पक्का सबूत नहीं है। हालांकि हमारे पास जो थ्योरीज मौजूद हैं, वे इसका जवाब देने की कोशिश करती हैं कि आखिर धरती के इतिहास में इतना बड़ा गैप क्यों है। जैसे ही हटन की थ्योरी पब्लिश हुई, इस पर गहराई से रिसर्च करने के लिए कई सारे वैज्ञानिक सामने आए, जिन्होंने एविडेंस कलेक्ट करने में बहुत मेहनत की।
उनमें से एक थे अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जॉन पॉवेल। जॉन पॉवेल ने अमेरिका की ग्रैंड कैनियन में पत्थरों की स्टडी करना शुरू किया। ग्रैंड कैनियन की बात करें तो यह दुनिया की उन खास जगहों में से एक है जहां धरती की अलग अलग रॉक लेयर्स देखने को मिलती हैं। जब पॉवेल वहां की रॉक लेयर्स को स्टडी कर रहे थे तभी उन्हें रॉक्स में एक अजीब सा पैटर्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि नीचे की रॉक वर्टिकल पैटर्न में बनी हुई थी जबकि उसके ऊपर वाली रॉक हॉरिजॉन्टल पैटर्न में बनी थी। तब तक हटन की थ्योरी भी फेमस हो चुकी थी। पॉवेल को लेयर्स की थ्योरी की जानकारी थी। वे जानते थे कि नेचर में दो लेयर्स में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता। इसलिए पूरी रिसर्च करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन दोनों लेयर्स के बीच में एक तीसरी लेयर होनी चाहिए थी जो दोनों लेयर्स के ओरिएंटेशन के बीच एक ट्रांजिशन का काम करती। अभी वे श्योर नहीं थे लेकिन उनके मन में एक क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। इसलिए अपने डाउट को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने दोनों चट्टानों की डेटिंग की और यकीन मानिए नतीजा चौंकाने वाला था। वे बिल्कुल सन्न रह गए क्योंकि उन्हें पता चला कि ऊपर वाली रॉक लेयर 550 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन एरा में बनी थी जबकि नीचे वाली रॉक 1.7 बिलियन साल पहले यानी प्रोटेरोजोइक एरा में बनी हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना, इन दोनों लेयर्स में 1.2 बिलियन ईयर्स का गैप था। मगर सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे? आखिर इतना बड़ा सॉइल लेयर धरती से कैसे गायब हो गया? आप ही की तरह पॉवेल के सामने भी यह एक बड़ा सवाल था। बस उन्होंने इसका जवाब ढूंढना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सालों लगा दिए लेकिन अफसोस उन्हें एक भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो इस मिस्ट्री को सुलझा सके। अब इसकी एक बड़ी लेयर गायब थी और उसकी वजह अननोन थी। इसलिए पॉवेल ने इसे अनकन्फॉर्मिटी नाम दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जियोलॉजी के नेचुरल प्रेडिक्शन के साथ कन्फर्म नहीं हो रहा था। हमें पता है आपके जहन में एक सवाल बार बार उठ रहा होगा कि यह रिसर्च तो अमेरिका की ग्रैंड कैनियन वैली में हो रही थी जबकि धरती तो बहुत बड़ी है। क्या एक छोटी सी जगह के आधार पर इतना बड़ा मुद्दा उठाना सही था? क्या इसे पूरी अर्थ के बारे में कहना ठीक था? क्या यह वाकई में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद उस जगह पर पास्ट में कोई बड़ा सा एस्टेरॉयड गिरा हो या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ हो जिससे बीच की लेयर के सबूत मिट गए हों। ऐसे ही सवाल उस वक्त के ब्रिलियंट माइंड्स पर्संस के दिमाग में घूम रहे थे। इसलिए उन्होंने ग्रैंड कैनियन घाटी जैसी ही दूसरी जगहों पर ऐसे ही गैप ढूंढना शुरू किया और उनके सामने आए एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे स्थान। उन्हें पता चला कि कैम्ब्रियन पीरियड के बीच की यह लेयर केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड यानी कि सभी महाद्वीपों के नीचे से गायब है। अब यह साबित हो चुका था कि यह किसी स्पेसिफिक जगह की घटना नहीं बल्कि एक ग्लोबल फिनोमिना है। तो जब इस फिनोमिना के ग्लोबल होने की घोषणा कर दी गई तो इसका नाम बदलकर रखा गया द ग्रेट अनकन्फॉर्मिटी। यानी कि पूरी दुनिया में प्रोटोरोजोइक और कैम्ब्रियन पीरियड के बीच के 1.2 बिलियन साल हमारी धरती के इतिहास से पूरी तरह मिट गए। लेकिन सवाल अभी भी वही था, आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ? वेल, इसकी दो थ्योरी हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं। पहली पॉसिबल थ्योरी यह बताई गई कि इस 1.2 बिलियन साल के गैप के दौरान धरती एक बर्फ का गोला थी। जब बर्फ पिघली और शिफ्टिंग हुई तो दोनों लेयर्स पर स्टडी करते वक्त कहीं कहीं पर ग्लेशियल बॉक्स जैसी लेयर्स दिखाई दी जो केवल ग्लेशियर एक्टिविटी की वजह से ही बनती हैं। इसे वेरीफाई करने के लिए जियोलॉजिस्ट्स ने उस समय की प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी के डेटा को स्टडी करना शुरू किया और जब स्टडी का रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि लगभग 1.3 बिलियन साल पहले जब यह गैप शुरू हुआ था तब धरती और वर्ल्ड मैप आज जैसा नहीं था। उस वक्त धरती पर केवल एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था रोडिनिया। लेकिन फिर यह कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हो गया था। जैसे ही यह टूटा धरती के अंदर मौजूद मैग्मा सतह से बाहर निकलने लगा। धरती का यह लावा ब्लैक रॉक्स के रूप में जमा हो गया। जब यह लावा धरती की सतह पर आया तो इससे दो चीजें हुई। एक तो इस लावा से निकल रही सल्फर ने धरती पर आ रही सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया जिससे धरती का ओवरऑल टेम्परेचर कम होने लगा। दूसरा, रोडिनिया के टूटने से धरती की क्रस्ट में मौजूद लाइमस्टोन जैसे पत्थर ऊपर सतह पर आ गए और उन्होंने वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया और बना डाला कार्बोनेट। कार्बोनेट बनने की वजह से एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी। और जैसा हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो धरती को गर्म रखने में मदद करती है। लेकिन आज से करीब 750 मिलियन साल पहले CO2 की मात्रा इतनी कम हो गई कि धरती का तापमान काफी नीचे चला गया और बर्फ बनने लगी। यही वजह है कि आज ज्यादातर जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इन दोनों कंबाइंड इफेक्ट्स की वजह से धरती पोल से लेकर इक्वेटर तक बर्फ का गोला बन गई। जी हाँ, जो धरती काफी गर्म थी अब वह स्नो बॉल बन चुकी थी। यकीन मानिए वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर उस दौर में स्पेस से धरती को देखा जाता तो वह सचमुच एक स्नो बॉल जैसी दिखती। इसलिए जियोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी को स्नो बॉल अर्थ नाम दिया। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है, यह केवल एक पॉसिबल थ्योरी है, यानी कि सिर्फ एक हाइपोथेसिस। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ब्लैक रॉक्स मिले हैं वे सिर्फ वॉल्केनिक एक्टिविटी को साबित करते हैं।
बर्फ के एग्जिस्टेंस को नहीं, मगर वैज्ञानिक अपनी इस हाइपोथेसिस को प्रूव करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस बर्फ के एग्जिस्टेंस के सबूत ढूंढना शुरू कर दिए। सालों तक रिसर्च चलती रही और आखिरकार इस रिसर्च के दौरान जियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जो चौंकाने वाला था। नीचे की लेयर यूनिफॉर्म थी, लेकिन उस पर कुछ स्लैंटिंग लाइनें बनी थी। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये लाइनें उस समय बनी होंगी जब स्नो रॉक बेड के ऊपर मौजूद मिट्टी बर्फ के साथ खिसक कर नीचे आ गई होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाली लेयर का टेक्सचर इतना अनइवन इसलिए था क्योंकि धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वह पूरी लेयर माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई से खिसक कर समुद्र में चली गई। अब इस लेयर के गायब होने का सच सामने आ चुका था। अब केवल एक सवाल बचा था, आखिर स्नोबॉल अर्थ पर यूनिसेल्युलर जीवन को मल्टी सेल्युलर जीवन में बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश तो कई वैज्ञानिकों ने की, लेकिन सफलता मिली विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों को, पीटर और ग्रेशियस को। दरअसल पीटर और ग्रेशियस ने नॉर्थ अमेरिका में पहले कैम्ब्रियन एरा की रॉक सैंपल्स को स्टडी करना शुरू किया। ये 20 करोड़ साल पुरानी चट्टानें थीं। स्टडी के दौरान उन्होंने देखा कि इन चट्टानों में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम के अलावा सिलिका जैसे तत्व भारी मात्रा में मौजूद थे। वे स्नोबॉल अर्थ थ्योरी से परिचित थे। उन्हें पता था कि इसके अनुसार जो एरोजन हुआ था उसकी वजह से एक बड़ा हिस्सा समुद्र में भी गिरा था। इससे समुद्र के एलिमेंट्स में भी उथल पुथल मच गई। इसका सबसे बड़ा नुकसान वहां रहने वाले यूनिसेल्युलर जीवन को हुआ, क्योंकि धरती पर सबसे पहले जीवन समुद्र में ही आया था। इस उथल पुथल की वजह से इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जरूरत से ज्यादा मिनरल्स भर गए, जिससे वे एक एक करके मरने लगे। दरअसल ये वो दौर था जब पर्यावरण पूरी तरह बदल चुका था। इस बदलते एनवायरनमेंट में खुद को बचाने के लिए उन्होंने खुद को ही इवॉल्व करना शुरू कर दिया। इन ऑर्गेनिज्म ने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में स्टोर करना शुरू कर दिया था। और फिर शुरू हुई एक दिलचस्प कहानी। दरअसल इन जीवों ने उस समय ये सभी मिनरल्स केवल सर्वाइवल के लिए बनाए थे, मगर प्रकृति ने इन मिनरल्स को एक अलग ही मोड़ दे दिया। प्रकृति ने इन्हीं मिनरल्स की मदद से दांत, हड्डियां और मजबूत सेल्स बना डाले, और ऐसे जन्म हुआ एक नई जिंदगी का, जिसका नाम था मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। शायद यही वजह थी कि इस गैप के तुरंत बाद ही पहला मल्टी सेल्युलर जीव सी स्पंज बना था। यह सी स्पंज मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना हुआ था। अब आपको लग रहा होगा कि हो गई ना मिस्ट्री सॉल्व, लेकिन यह भी सच नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। दरअसल यहाँ से स्टोरी पूरी तरह से बदल गई और ऐसे आई दूसरी थ्योरी। एक्चुअल में यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर के वैज्ञानिक जब धरती की मैग्नेटिक फील्ड के डेटा को स्टडी कर रहे थे तो उनके सामने एक दूसरा एंगल निकल कर आया। उन्होंने देखा कि धरती के इतिहास में होल बनने के तुरंत पहले उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आज की तुलना में 90% कम हो चुकी थी। और यह तो आप जानते ही हैं कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड ही उसे सूरज से आने वाली हानिकारक रेडिएशन से बचाती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई तो धरती पर सूरज की ओर से आ रही रेडिएशन की भरमार हो जाएगी। उस समय बर्फ तो छोड़ो, जीवन का बन पाना पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसी वजह से स्नोबॉल अर्थ एक नियर टू परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देने के बावजूद एक कंप्लीट थ्योरी नहीं है, क्योंकि एक ही समय पर धरती पर आइस एज और सोलर रेडिएशन की बारिश हो ही नहीं सकती। यही वजह है कि हम फिर से वापस वहीं आ गए हैं। हालांकि अब नए इतिहास और नई पर्सपेक्टिव भी आ रही हैं, मगर धरती के अंदर से इतनी बड़ी लेयर का गायब होना अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, क्या ये मुमकिन है कि इतनी बड़ी लेयर पूरी तरह से धरती से गायब हो गई हो? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।